अब 20 दिसंबर सुबह 11:50 पर हम उसी क्रिमिनल को देखते हैं जिसकी डेथ हो चुकी थी और पुलिस और एम्बुलेंस वहां पर पहुंच चुकी है। और रे पेनवर बहुत ही ज्यादा शॉक में होता है। अब रेड लाइट के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई प्लीज किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ यहाँ पे। और लाइट भी उससे कहता है हाँ ठीक है भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब रे वहाँ से चला जाता है और लाइट अपने मन में सोचता है मैं भी नहीं चाहता कि पुलिस को या मेरे डैड को पता चले कि तुम मुझसे मिले थे, वरना सारा शक मुझ पर आ जाएगा और पुलिस इस एक्सीडेंट को एक नॉर्मल एक्सीडेंट ही देखेगी। अब लाइट अपने घर आता है और रियो को लाइट से पूछता है हाँ भाई क्या खुरपात चल रहे तेरे दिमाग में, प्लान क्या है तेरा, कहीं उसे डिटेक्टिव को मारने वाले तो नहीं हो ना तुम। लेकिन लाइट उससे कहता है नहीं अभी नहीं, उसे एक हफ्ते बाद, क्योंकि तब तक वो बंदा किसी और को भी इन्वेस्टिगेट कर चुका होगा और अगर मैं अभी उसे मार दूंगा तो सारा शक मेरे ऊपर आएगा, तब तक मैं इसके साथ थोड़ा खेल लेता हूँ। दूसरी तरफ एल का वो पार्टनर उसे बताता है कि एक और विक्टिम मर चुका है और उसने वहाँ पर एक मैसेज छोड़ा है जो कि होता है गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी। और अब एल उन्हें रिपोर्ट को एनालाइज करता है और देखता है कि पहले लेटर में लिखा होता है कि एल क्या तुम्हें पता है, और दूसरे लेटर में लिखा होता है शिनिगामी। और एल सोचता है कि मुझे बताना क्या चाहता है कि शिनिगामी सच में होते हैं। अब उसी एक्सीडेंट के एक हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं कि लाइट वहाँ पर खड़ा होता है और रियुक से कहता है कि इतने दिनों से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो अब हमारे काम आने वाला है। मैंने एक चीज नोटिस की है, जैसा कि तुम जानते हो कि किसी इंसान का नाम लिखने के बाद हम उसकी एक्सीडेंटल डेथ या उसकी डिटेल्स के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डेथ नोट में पहले से ये सारी चीजें लिख दे तो हमें सिर्फ उसका नाम लिखने की जरूरत है और उसके बाद वो चीज हो जाएगी। और रियुक ये देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि ये चीज उससे भी नहीं पता होती। और तभी हम रे पेनवर को देखते हैं जो कि लाइट का पीछा करने निकल पड़ता है और लाइट उसके पीछे पीछे चलने लगता है और कहता है रे पेनवर अगर तुम पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं ही की रहा हूँ। और ये सुनकर रे पेनवर हद से ज्यादा परेशान हो जाता है। लाइट उससे कहता है कोई भी चालाकी मत करना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी रे पेनवर सोचता है ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। और तभी लाइट बोलता है पहले मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ही की रहा हूँ। बगल में वहाँ पर एक चश्मे वाला आदमी खड़ा होता है एक कॉफी शॉप के बाहर और तभी लाइट उसे मार देता है और उसे बताता है कि इसके ऊपर कई रेप केसेस थी लेकिन ये हर बार बच जाता था किसी न किसी तरीके से, तो इस बार मैंने इसे टपका दिया। मैंने इसके बारे में बहुत सी रिसर्च की थी और साथ ही में तुम्हारे बारे में भी। और ये सब देख के रे उसकी बात मान जाता है और कहता है हाँ ठीक है भाई मैंने मान लिया कि तुम ही की रहा हो। और तभी लाइट उसे इस स्टेट में आने वाले एजेंट के बारे में पूछता है और तभी लाइट रे को एक एम्बलम देता है और कहता है ये लो इसमें से एक ट्रांसमीटर निकालो और अपने कानों में लगा लो, आगे के इंस्ट्रक्शन मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। और लाइट वहाँ से चला जाता है और उसे कहता है अब जो अगली ट्रेन आएगी तुम्हें उसके अंदर जाना है और दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठना है और अगर कोई उस सीट पर पहले से बैठा होगा तो तुम्हें उसके उठने का इंतजार करना है और जब तुम बैठ जाओ तो मुझे बताना और कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करियो बेटे क्योंकि मैं तुम्हें हर पल देख रहा हूँ। अब रे उस ट्रेन में बैठ जाता है और लाइट उससे पूछता है हाँ तो बताओ मुझे कितने एजेंट है यहाँ पे और तुम्हारा प्लान क्या है। और तभी रे उसे बताता है कि टोटल 12 लोग हैं यहाँ पर। और तभी लाइट उससे कहता है हाँ ठीक है अब एक काम करो जो एम्बलम मैंने तुम्हें दिया है उसे निकालो। और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक पेपर सा होता है और उसके बीच बीच में कुछ लिखने की जगह सी होती है। और लाइट उसे कहता है कि एक काम करो सबसे ऊपर वाली जो जगह है ना वहाँ पर अपने इंचार्ज का नाम लिखो। रे सोच रहा होता है कि ये करना क्या चाहता है भाई, प्लान क्या है इसका, पर वो सोचता है कि मुझे इसकी बात माननी होगी वरना पता नहीं ये क्या कर देगा, पागल इंसान है ये। और लाइट उससे कहता है तुम अपना लैपटॉप ओपन करो, तुम्हें तुम्हारा सुपीरियर सारे एजेंट की इन्फॉर्मेशन भेज देगा और उसमें उन सभी एजेंट के नाम और फेसेस होंगे। और तभी रे पेनवर ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसमें सभी एजेंट के नाम और उनकी आईडी कार्ड थे। रे पेनवर हद से ज्यादा परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये मुझे कैसे भेज सकता है ये सब। और लाइट उससे बोलता है ठीक है इनके चेहरे देखो और एक एक करके इन सभी के नाम लिखो उस नोट पर। और वो सबके नाम लिख देता है चुपचाप और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये करवाना क्या चाहता है भाई ये बंदा मुझसे। और अब लाइट बोलता है ठीक है उन सभी चीजों को उस एम्बलम में वापस डाल दो और अपने ऊपर मौजूद उस रेक पर रख दो और ध्यान रखना उस एम्बलम को कोई देख ना ले और थोड़ी देर बाद ट्रेन से बाहर निकल जाना। रे सोच रहा होता है कि ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा भाई, कहीं तो सुना है ये आवाज मैंने। और तभी शाम के 4:41 पर रे उसे ट्रेन से बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है और ट्रेन बंद होने लगती है। और वो पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ पर लाइट खड़ा होता है और उसने उस एम्बलम को उठा लिया होता है। और लाइट उससे कहता है गुड बाय मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द मिलेंगे नर्क में। और रे पेनवर मर जाता है और हमें पता चलता है कि रे पेनवर ने जो सारे एजेंट के नाम लिखे थे वो उसने डेथ नोट के ऊपर लिखे थे और उसे पता भी नहीं था कि वो अपने ही हाथों से अपने ही दोस्तों को मारने जा रहा है। और जो उसका इंचार्ज था उसके लिए उसने लिखा था कि वो रे को अपने सारे एजेंट की फाइल भेजेगा और उसके बाद वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। और बाकी के एजेंट के लिए लाइट ने लिखा होता है कि एक बार उसे वो सारी फाइल मिल गई तो इसके बाद सभी एजेंट हार्ट अटैक से मर जाएंगे। और लाइट ने उस इंचार्ज को सबको फाइल भेजने के लिए बोला था और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अगर वो इंचार्ज अकेले रे पेनवर को फाइल भेजता तो सीधा शक उस पर आता और सबको पता चल जाता कि रे पेनवर जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था वही कीड़ा है। इसलिए सबको बांटने के लिए उसने वो फाइल सभी को भिजवा दी और सभी को मरवा दिया। दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं और उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सभी के सभी एजेंट मर गए और सभी को हार्ट अटैक आया था। इसका यही मतलब है कि कीड़ा ने उन्हें मारा है। और एफबीआई का चीफ उसे कहता है सॉरी एल, लेकिन अब से एफबीआई तुम्हारी मदद नहीं करेगी। और तभी चीफ भी एल से बात करता है और उसे कहता है तेरी वजह से ही वो सभी लोग मारे गए, तू भी एक मर्डरर ही है। और तभी एल को एक मैसेज आता है कि एक और विक्टिम ने एक मैसेज छोड़ा है उसके लिए। और यहाँ पर वो लेटर पूरा हो जाता है और उसमें लिखा होता है सेव खाते हैं। और अब वो पूरा सेंटेंस बनता है एल क्या तुम्हें पता है शिनिगामी सेव खाते हैं। और ये देखकर एल काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और हम दूसरी तरफ रे पेनवर की फियोंसे को देखते हैं और उसे समझ आ जाता है कि कीरा ने उसके फियोंसे को मारा है। और वो उसी बस ड्राइवर से मिलती है और इन्फॉर्मेशन
लगती है जिसमें रे पेनवर बैठा होता है जब वो बस हाईजेक हो गई थी। और तभी वो बस ड्राइवर उसे बताता है, हाँ मैडम मैं इसे जानता हूँ। और तभी वो लड़की सोचती है कीरा भी पक्का इसी बस में होगा। और ये लड़की एक एक्स FBI एजेंट होती है। और इस तरफ हेडक्वार्टर में वो चीफ देखता है कि सिर्फ 5 ही ऑफिसर बचते हैं उस ऑफिस में। और चीफ उन सभी से कहता है, वेल डन माय बॉयज, सबसे ज्यादा बहादुर तो तुम ही लोग हो, तुम्हें तहे दिल से सल्यूट है। और उनमें से एक ऑफिसर एल को कहता है, अबे ओ एल चल अपना चेहरा दिखा, लैपटॉप के पीछे छुपे रहते हो, सामने आ तू अपना चेहरा दिखा साले। और तभी ये चीफ भी बोलता है, एल अगर तुम हमारे साथ काम करना चाहते हो तो तुम्हें हमसे मिलना ही होगा यहाँ पर आके। एल बोलता है ठीक है। एल भी इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है जब उसके पास कुछ ऐसे ऑफिसर्स होंगे जिस पे वो भरोसा कर सकता है। अब एल एक होटल के अंदर उन सभी के आने का वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि चीफ एल के रूम के बाहर खड़ा होता है और दरवाजा नॉक करता है। और पहली बार सभी ऑफिसर्स एल को देखते हैं और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। ये एल है, ये तो छपरी लग रहा है, ये नहाता वाता नहीं है क्या? और वो सभी लोग अपना अपना नाम बताते हैं उसे। और तभी एल एक नकली गन बनाकर उनकी तरफ पॉइंट करता है और कहता है, ऑफिसर्स अगर मैं कीरा होता ना तो अब तक तुम लोग मारे जा चुके होते, तुम्हें तो पता ही है ना, उसे सिर्फ एक नाम और एक चेहरा चाहिए, किसी को भी मारने के लिए तो अपने नाम वगैरह थोड़ा संभल के बताया करो। अब एल उन्हें कहता है कि ओ भाई लोग फटाफट अपने फोन वगैरह स्विच ऑफ करो और अंदर आकर बैठ जाओ। और तभी एक ऑफिसर बोलता है कि ना भाई मैं ना कर रहा अपना फोन ऑफ, मेरी आइटम का कॉल मैसेज आता रहता है, ऑफ कर दिया तो भड़क जाएगी वो मेरे पे, मैं ना दे रहा तेरे को फोन। और बाकी के ऑफिसर्स अपने अपने फोन वहां पर रख देते हैं। इसके बाद एल उन्हें बताता है कि मास मीडिया को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। हम एक ऐसी न्यूज बता सकते हैं कि जो 12 FBI एजेंट मारे गए हैं उसकी वजह से यूएस की गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा नाराज है और वो जापान में 1500 और FBI एजेंट को भेज रहे हैं कीरा को पकड़ने के लिए। और ये खबर सुनकर कीरा को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लगेगा और तभी वो कोई गलती करेगा। और अब अगले दिन लाइट की मॉम उसे कुछ कपड़े देती है उसके फादर के और उसे कहती है कि एल बेटा जरा ये हेडक्वार्टर में देके आ जाना। और अब लाइट हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ता है और जाते वक्त एक डेथ नोट का पेज अपने साथ ले लेता है। अब लाइट वहां पर आता है और देखता है कि वहां पर रे पेनवर की फ्यूंसे पहले पहुंच चुकी है उससे। और वो वहां के 2 ऑफिसर्स को बोलती है कि मुझे कीरा के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये सुनते ही लाइट चौकन्ना हो जाता है, क्या कीरा इन्वेस्टिगेशन, इसे क्या पता चल गया भाई मेरे बारे में? अब लाइट उस लड़की से बोलता है कि उसके फादर इस केस के इंचार्ज हैं और अगर वो चाहे तो उसका मैसेज उसके फादर को दे सकता है। अब ये दोनों साथ में जाने लगते हैं और तभी लाइट उससे बोलता है कि बाय द वे मेरा नाम लाइट यागामी है और तुम्हारा नाम क्या है? और वो लड़की अपना नाम सोको माकी बताती है, तुम मुझे मिस माकी भी बुला सकते हो। मिस माकी बोलती है मेरा फियांसे जो उन 12 एजेंट में से एक था जो जापान में कीरा को पकड़ने के लिए आया था। और तभी लाइट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, एक मिनट, एक FBI एजेंट जो कीरा से मिला था, कहीं ये रे पेनवर की बात तो नहीं कर रही? और मिस माकी कहती है कि ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी और उसे अपना नाम किसी को नहीं दिखाना था। तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि जिस किसी ने भी उसकी आईडी को देखा है उसी ने उसे मारा है। और तभी लाइट अपने मन में सोचता है, भाई भाई बच गया आज तो, अगर इस बंदी ने ये चीज पुलिस या मेरे डैड को बता दी होती तो अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। अब वो दोनों आगे की तरफ चलने लगते हैं और लाइट अपने मन में सोच रहा होता है, भाई इसको सब पता है मेरे बारे में, मुझे इसे निपटाना होगा। और तभी लाइट अपने जेब में से एक डेथ नोट का पेज निकालता है और वो कहता है, वो डेट बताओ जिस दिन वो बस हाईजेक हुई थी। मिस माकी कहती है, हाँ 20 दिसंबर। और हम लाइट के नोट में देखते हैं कि उसने लिखा होता है सोको माकी सुसाइड डेट 1 जनवरी 2007 और वो एक ऐसी तरह से सुसाइड करेगी जिससे उसकी बॉडी किसी को भी नहीं मिलेगी और अगर ये मर भी गई तो लोगों को ऐसा लगेगा कि इसके फैंसों की मरने की वजह से इसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन तभी पीछे रियूक लगातार हंसे जा रहा होता है उस पर और लाइट सोच रहा होता है, भाई इसको क्या हो गया, पागल हो गया क्या, ये सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, चलो अब मर भी जाओ जल्दी से। जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं तो वो सोचता है कि भाई 40 सेकंड तो हो गए, ये अभी तक मरी क्यों नहीं, आखिर चल क्या रहा है, भाई ये काम क्यों नहीं कर रहा। और अभी भी रियूक पीछे लगातार हंसे जा रहा होता है और तभी लाइट को रियलाइज होता है, जब मैं मिस माकी का नाम उसे पूछ रहा था तब भी ये हंस रहा था, इसका नाम सुनते ही हंस क्यों रहा है, इसका मतलब यही है कि ये अपना नकली नाम यूज कर रही है। और रियूक को इसका असली नाम दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके पास शिनिगामी आईज है। और दूसरी तरफ एल का वही पार्टनर वहां पर आता है और उन सभी को एक नकली बैचेस और आईडी देता है और एल उन्हें कहता है कि इससे तुम कीरा से आसानी से बच पाओगे। और इधर लाइट को ये चीजें रियलाइज हो जाती है कि ये बंदी अपना नकली नाम यूज कर रही है क्योंकि रे पेनवर ने अपनी असली आईडी दिखाई थी, इसलिए वो मारा गया था और इसीलिए ये बंदी पूरी तरह से चौकन्ना है। लाइट मन में कहता है, मैं इसका नाम बार बार इससे पूछूंगा तो इसे मेरे ऊपर शक हो जाएगा। और तभी मिस माकी कहती है, बाद में मिलते हैं, और वो वहां से चली जाती है। अब लाइट मन में सोचता है कि इसे बस किसी तरह इसका असली नाम जानना है, इसके पर्स में आईडी वगैरह तो होगी ही, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ तो होगा। दूसरी तरफ उन सभी ऑफिसर्स को एक बेल्ट भी दी जाती है जिसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है और हर एक पुलिस ऑफिसर की लोकेशन एल को 24 घंटे अवेलेबल रहेंगी। अब इधर लाइट माकी के पास जाता है और उसे कहता है, दरअसल मैंने इन्वेस्टिगेशन को इसी तरह से डिजाइन किया है कि किसी को भी पता न चले कि कौन कौन उस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, इसीलिए तुम्हें कभी भी किसी ऑफिसर से कांटेक्ट नहीं करने दिया जाएगा। एक्चुअली मैं टास्क फोर्स का ही एक मेंबर हूँ, मैं इस वक्त इस केस का इंचार्ज हूँ और मैंने काफी सारे केसेस सॉल्व किए हैं, तो सच बोलूं तो मैं इस वक्त किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस केस को खुद ही सॉल्व करना चाहता हूँ। और तभी लाइट उसे बोलता है, क्या आप इस केस में प्लीज मेरी हेल्प करेंगी टास्क फोर्स ज्वाइन करके, इसके लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होने चाहिए। मिस माकी कहती है, क्या तुम मुझे ज्वाइन कराना चाहते हो टीम में? और तभी लाइट बोलता है, माफ करना यार, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था लग रहा है। और तभी मिस माकी उसे कहती है, मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे भी टीम में ले लो। और पीछे रियूक ये सब देख के पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है। और तभी लाइट उसे कहता है, ठीक है, पर ज्वाइन करने से पहले मुझे आपकी कोई आईडी वगैरह दिखानी पड़ेगी।
जाएगी और मिस माकी अपना ड्राइविंग लाइसेंस निकाल कर दे देती है लाइट के हाथों में और तभी स्नोफॉल शुरू हो जाती है और लाइट को उसका नाम पता चल जाता है। इससे लड़की का असली नाम नाओमी मिसिरा होता है और वो अपने डेथ नोट के अंदर उसका नाम लिख देता है। और अब वो अपनी घड़ी को देखता है तो नाओमी उससे पूछती है कि तुम अपना घड़ी बार बार क्यों देखते रहते हो। और तभी लाइट बोलता है ओ अच्छा ये, हाँ वो इसलिए क्योंकि मैं ही कीरा हूँ। और ये सुनकर नाओमी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो डर के मारे हिल भी नहीं पा रही होती। और जैसे ही 40 सेकंड पूरे होते हैं नाओमी मुड़कर वहां से जाने लगती है और पीछे से लाइट उसे कहता है गुड बाय मिस नाओमी। और हम देखते हैं कि आगे चलकर नाओमी मर जाती है और पीछे खड़े लाइट और र्यूक उसे देख रहे होते हैं। और इसी के साथ इस सीरीज का थर्ड पार्ट यहीं पर एंड होता है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।